वक्फ बिल का फसाद क्या है, और मैं फसाद शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। वक्फ बिल का फसाद ये है कि इस बिल में नियत और एक्शन में, नियत और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आपने ताजमहल की बात उठाई, आपने अजमेर दरगाह की बात उठाई, तो ऐसे कितने हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे जो वक्फ है, लेकिन इनके पास आप अगर ढूंढेंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये डेफिनेटली एंटी मुस्लिम है। और नॉट ओनली वक्फ अमेंडमेंट बिल, इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर नैरेटिव, इट्स पार्ट ऑफ ये जो है एक बड़ा गेम प्लान है। मैं तो बोलती हूँ कि आपको अमेंडमेंट लाना है, भले आप लाइए, अच्छे अमेंडमेंट्स लाइए ताकि वो वक्फ बोर्ड्स मजबूत हो जाएं, लेकिन पहले आप सर्वे कराइए। मुस्लिम्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस्लाम को फिनिश करना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ कोई और रिलीजन का नामो निशान ही न रहे। इस बिल में कोई अच्छी बात है? बिल्कुल है। हर चीज़ बुरी नहीं होती है, अच्छी भी होती है। और सरकार ने इस बिल में जो अच्छी बातें लाई है, वो सबसे अच्छी बात इसको डिजिटाइज करने की लाई है। सिख्स के जो शिरोमणि गुरुद्वारा का बोर्ड है, उसमें सिर्फ सिख मेंबर होते हैं, और होना भी चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी, आई एग्री, डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, पर दैट्स नॉट द सेम थिंग कि वो एंटी मुस्लिम है। क्यों नहीं है? जो मुस्लिम कम्युनिटी की पूरी ऑटोनॉमी, उनके राइट्स, उनका सब कुछ छीना जाएगा, सब कुछ आप तय करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम नहीं है। एक सच बात बताइए। और सच ही बता रही हूँ मैं गलत तो कुछ नहीं बोल रही हूँ यहाँ। नथिंग इज पॉलिटिकल। लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर फौजिया खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे साथ वक्फ बिल के बारे में डिस्कशन करेंगी। डॉक्टर खान, सबसे पहला प्रश्न, वक्फ बिल का फसाद क्या है, और मैं फसाद शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। वक्फ बिल का फसाद ये है कि इस बिल में नियत और एक्शन में, नियत और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो नियत है, इस बिल के ज़रिए से जो नियत सामने आ रही है सरकार की, उस पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को शक है। और वो जो काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स इसमें आए हैं, उस पे से और ज़्यादा सिद्ध होता है कि ये नियत साफ़ नहीं है। इसको सब्सटैंशिएट करिए। देखिए, सबसे पहला मैं अमेंडमेंट वाइज अगर बात करूं, तो अमेंडमेंट जिस पे ऑब्जेक्शन मुझे ये है कि वक्फ के लिए जो वक्फ कर सकता है, डोनेट कर सकता है, वो कौन कर सकता है? इससे पहले कोई भी पर्सन कर सकता था, क्योंकि बहुत सारे हिंदू राजाओं ने भी, हिंदू समाज के लोगों ने भी, और भी समाजों ने वक्फ के लिए लैंड्स डोनेट किए हैं, एंडो किए हैं। जैसे कि मुस्लिम राजाओं ने, मुस्लिम बादशाहों ने भी हिंदू टेम्पल्स के लिए किए हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन अब आप इस पर ये स्ट्रिक्चर लगा रहे हैं कि एक मुस्लिम जो डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है कि मैं आज से मुस्लिम हूँ, और उसके 5 साल बाद अगर वो चाहे तो लैंड डोनेट कर सकता है। सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि कौन अनाउंस करता है कि उसका मज़हब क्या है, और ये अनाउंस करके कितने लोग मज़हब में आते हैं? हम तो पैदा होते हैं किसी मज़हब में। आप हिंदू घर में पैदा हुई हैं इसलिए हिंदू है, मैं मुस्लिम घर में पैदा हुई हूँ इसलिए मुस्लिम हूँ। तो मैं कब से डिक्लेयर करूँ कि मैं आज से मुसलमान हो गई हूँ, ताकि मैं 5 साल बाद ये डोनेट करने के काबिल बनूँ? यानी कि आप वो रास्ता बंद कर रहे हैं। दूसरा रास्ता जो आप बंद कर रहे हैं वो है वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र वो वक्फ है, सुप्रीम कोर्ट ने, और पहले से ये प्रिंसिपल हमारे एक्ट्स में शामिल है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज़ अ वक्फ। आप ये चाहते हैं कि वंस अ वक्फ ऑलवेज़ अ वक्फ ना हो, ये लैंड अल्लाह के राह में डोनेटेड लैंड ना हो। ये लैंड अगर इनके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये आप इसको नॉन वक्फ कर सकते हैं। इस पर हमारा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि रिलीजियस साइट्स पर, जहाँ मॉस्क है, जहाँ ग्रेवयार्ड्स है, जहाँ आशुर खाने हैं, दरगाह है, और बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप और श्रद्धा है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो आप कहेंगे कि ये वक्फ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हिस्टोरिकली बहुत पहले, वी डोंट इवन नो कब से,
लोगों ने ये लैंड्स डोनेट किए हैं इस वास्ते कि इस पर मजहबी काम हो, इस पर चैरिटेबल काम हो, तो वो तो इस नियत से किए गए थे वक्फ कि ये इसमें लोगों की भलाई का काम हो। आज अगर हमको उसका प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेंगे तो वो कहाँ से आएंगे? और ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के पास, ये ज़्यादातर जो वक्फ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना हो। आपने ताजमहल की बात उठाई, आपने अजमेर दरगाह की बात उठाई, तो ऐसे कितने हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे जो वक्फ है लेकिन इनके पास आप अगर ढूंढेंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ताजमहल में अभी वो भी एक ग्रेवयार्ड है, वो भी ग्रेव है, वो जो एक एम्परर ने अपने वाइफ के लिए बनाया था, तो उसको मकबरा कहते हैं। वो मकबरा जिसका अगर कोई फरमान या डॉक्यूमेंट ना मिला आपको तो क्या भी वो भी वक्फ बाय यूज़र ना रहेगा? ये सवाल तो ताजमहल जैसे इमारत पर है। तो ऐसे तो हज़ारों लैंड्स और प्रॉपर्टीज़ होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनके पास ये सब आपको नहीं मिलेगा ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, तो वो सब वक्फ नहीं रहेंगे, डिस्प्यूट में चले जाएंगे। तो इसका एक मिडिल ग्राउंड ये हो सकता है कि जो प्रॉपर्टीज़ जब तक ये बिल नहीं पास होता है वो वक्फ बाय यूज़र पे या स्टेटस को पे रहे, और जो आगे की है उस पे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत हो। मैं तो बोलती हूँ कि आपको अमेंडमेंट लाना है, भले आप लाइए, अच्छे अमेंडमेंट्स लाइए ताकि वो वक्फ बोर्ड्स मजबूत हो जाएं, लेकिन पहले आप सर्वे कराइए, पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कराइए, उसको डिजिटाइज करिए अच्छी तरह से, अनबायस्ड तरीके से, कोई ऐसी बॉडी से जो बिल्कुल अनबायस्ड हो, वो किसी भी साइड, पॉलिटिकल साइड में ना हो, ऐसे लोगों से आप सर्वे कराइए। उसके बाद ये अमेंडमेंट्स आप लाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ स्टेटस को पर हम पहुंच सकते हैं। आज इस अमेंडमेंट का यानी मुझे नहीं लगता है कि टाइम आया है। आपने इस बिल को एंटी मुस्लिम कहा है, उसको सब्सटैंशिएट करिए। देखिए, एंटी मुस्लिम ये इसलिए है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार मुस्लिम्स को दिए हैं और हर रिलीजियस कम्युनिटी को दिए हैं इस देश में, वो ये दिए हैं कि हर रिलीजियस कम्युनिटी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑटोनमसली फॉलो कर सकता है, अपने रिलीजन अगर वो फॉलो कर रहा है उसमें डिस्क्रिमिनेशन उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज कर सकता है। ये सब जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब तो कॉन्ट्रवीन हो रहे हैं। आप मुस्लिम समाज की ऑटोनॉमी छीन रहे हैं, वहाँ नॉन मुस्लिम मेंबर्स को बिठा रहे हैं, वहाँ आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की इनकम कैसे स्पेंड होगी ये गवर्नमेंट तय करेगी, आप उसके अंदर पूरा इंटरफियरेंस कर रहे हैं। ऑटोनॉमी कहाँ है? तो वो कॉन्ट्रवेंशन नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो एंटी मुस्लिम नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी भी है। जो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उन रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बोर्ड्स में तो आपके दूसरे मेंबर्स नहीं हैं। हिंदू रिलीजियस गवर्नेंस में क्या नॉन हिंदू मेंबर्स हैं? बुद्धिस्ट रिलीजियस गवर्नेंस में क्या नॉन बुद्धिस्ट मेंबर्स हैं? क्रिश्चियंस में, सिख्स में नहीं है। सिख्स के जो शिरोमणि गुरुद्वारा का बोर्ड है उसमें सिर्फ सिख मेंबर होते हैं, और होना भी चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी, आई एग्री, डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, पर दैट्स नॉट द सेम थिंग कि वो एंटी मुस्लिम है। क्यों नहीं है? आप अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ला रहे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी की पूरी ऑटोनॉमी, उनके राइट्स, उनका सब कुछ छीना जाएगा, सब कुछ आप तय करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम नहीं है। ये डेफिनेटली एंटी मुस्लिम है, और नॉट ओनली वक्फ अमेंडमेंट बिल, इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर नैरेटिव, इट्स पार्ट ऑफ ये जो है एक बड़ा गेम प्लान है। आपने जैसा मुझे कहा कि ये एक अलग यानी रास्ते पर ये देश चलाना चाह रहे हैं, यहाँ मुस्लिम्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस्लाम को फिनिश करना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ कोई और रिलीजन का नामो निशान ही ना रहे और यहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी का राज हो जाए, तो फिर डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये लोकतंत्र की भी हत्या हो जाएगी पूरी तरह से। हर इशू के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। बुरे तो आपने तथ्य गिन के बता दिए, इस बिल में कोई अच्छी बात है? बिल्कुल है।
हर चीज़ बुरी नहीं होती है, अच्छी भी होती है। और सरकार ने इस बिल में जो अच्छी बातें लाई है, वो सबसे अच्छी बात इसको डिजिटाइज करने की लाई है। और अगर प्रॉपर्टीज़ डिजिटाइज हो जाते हैं आज के ज़माने में तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। बिल में ये भी बात लाई गई है कि महिलाओं का इसमें प्रतिनिधित्व ज़्यादा होना चाहिए। इस्लाम भी ये कहता है कि महिलाओं को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए सोसाइटी में। ये बिल मुतवल्लिस पे स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़ इम्पोज कर रहा है। अगर करप्शन है तो पेनल्टीज़ जितनी स्ट्रिक्ट है उससे भी और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मेरा तो कहना है कि जितनी स्ट्रिक्ट हो सकती है एंटी करप्शन, एंटी एनक्रोचमेंट, आप पेनल्टीज़ लाइए, उसके लिए हम साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये मुसलमानों से उनके अधिकार मत छीनिए, सिर्फ इतना मैं कहना चाहती हूँ। एक सच बात बताइए। और सच ही बता रही हूँ मैं गलत तो कुछ नहीं बोल रही हूँ यहाँ। नथिंग इज पॉलिटिकल। स्पीकिंग ट्रूथफुली, हाँ, डोंट यू थिंक कि ऑपोजिशन इसको उठा रही है ज़्यादा क्योंकि बीजेपी को टारगेट कर रही है और सरकार बीजेपी चला रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन बीजेपी का टारगेट करने का मकसद यहाँ नहीं है, मुझे नहीं लगता है कहीं भी है। ये सेफगार्ड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को और उसलिए लड़ रहे हैं। बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे, बीजेपी मुस्लिम्स को टारगेट करती है ऑन द अदर हैंड। और ऑपोजिशन ये सोचती है कि हर कम्युनिटी को इसका ड्यू राइट मिलना चाहिए फेयरली। इसी तरह सेक्युलर वे में सरकारें चली हैं, गलतियां हुई होंगी, लेकिन मेन प्रिंसिपल सेक्युलर ही रहा है, अब नहीं दिख रहा है वो। आपने सेक्युलरिज्म की बात की और इस पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जा रहा है, इज़न्ट दैट इंक्लूसिव और इन वन सेंस सेक्युलर? बिल्कुल नहीं। आप किसी के ऑटोनॉमी, अगर समझो आप अपना घर आप सही मैनेज नहीं कर रहे हो, आप एज अ हाउसवाइफ, तो क्या आप किसी और को भेज देंगे आपका घर मैनेज करने के लिए? वो तो इनजस्टिस हो जाएगी ना, वो बराबर नहीं। आप ट्रस्ट करिए कम्युनिटी को, उनकी मदद करिए ताकि वो कर सके अपना काम अच्छे से। और अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उस पर एज अ गवर्नमेंट आप पेनल्टीज़ लगाइए, क्रिमिनलाइज कीजिए वो जो भी काम हो रहे हैं उसको। आपने तो वो क्रिमिनल उसको डाइल्यूट कर दिया है। इस अमेंडमेंट में आपने उस क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया है कि अगर एनक्रोचमेंट होता है तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस इमीडिएटली नहीं लगेगा। डॉक्टर फौजिया खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कॉम्प्लेक्स इशू को डीकोड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।